आज की इस आम सभा में उपस्थित बनौल पंचायत के वासी, आपके पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि एवं पूर्व जनप्रतिनिधि, सभी का इस आम सभा में मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम सैयद महबूब रजा और मैं आप लोगों का यहाँ पर कानूनगो हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे बिहार में सर्वे का काम शुरू हुआ है। इससे पूर्व भी आपके बनौल पंचायत में एक आम सभा का आयोजन किया गया था। वो आयोजन करके आप लोगों को जानकारी दी गई थी, लेकिन उस आम सभा में लोगों की कम उपस्थिति हो पाई थी, सहभागिता कम हो पाई थी, जिस कारण से आपके मुखिया जी और आपके जो प्रमुख साहब हैं, इन दोनों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि एक आम सभा फिर से रखा जाए मेरे पंचायत में, ताकि लोगों को जो चीज समझ में नहीं आई है सर्वे के प्रति, वो सारी चीजों की जानकारी पूरे पंचायतवासी को हो जाए। तो इसी तरह हर पंचायत में, हर राजस्व ग्राम में हम लोग आम सभा करते हैं और आम सभा करके आम रैयतों को, आम किसानों को जानकारी देते हैं। सर्वे का काम जो है ये बिल्कुल नया होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पूर्व जो सर्वे हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था, और 1960 के बाद जो लोग जमीन अभी धारित कर रहे हैं, तो 1960 में के समय जो लोग जीवित रहे होंगे उनकी उम्मीद है कि 99% लोग मृत हो गए होंगे। लोग जानते नहीं है कि सर्वे कैसे होता है, सर्वे में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सा दस्तावेज आप लोगों को उपलब्ध करवाना है। तो ये आम प्रचलन की चीज नहीं है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो जब कोई काम 60 साल बाद होता है तो एक पूरा वंश खत्म हो जाता है। एक वंश जो उस समय था वो पूरा वंश खत्म हो गया और उसके दूसरे वंशज, तीसरे वंशज अभी जीवित हैं। तो उन लोगों को इसकी जानकारी देनी बहुत जरूरी होती है कि जो जमीनी सर्वे का काम हो रहा है, इस सर्वे में आप लोगों का क्या दायित्व है, आप लोगों को क्या करना है, ये चीज सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब ये चीज आप लोग समझ जाएंगे तो ये जो सर्वे की प्रक्रिया है, या जिसको जमीनी सर्वे बोलते हैं, भूमि सर्वे बोलते हैं, ये पूर्ण रूप से सही तरीके से कंप्लीट होगी। तो उसी जानकारी देने के लिए फिर से आज आपके पंचायत में आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हर एक प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताई जाएगी। इसको गौर से सुनिएगा, और सुनने के उपरांत जो लोग यहाँ पर आज भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो आप लोगों का सामाजिक स्तर पे ये दायित्व बनता है कि आप लोग जब अपने समाज में जाएंगे, 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, तो वहां पे भी इस चीज की जानकारी आप लोग उन लोगों को दीजिएगा जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कि आपके पंचायत में सर्वे का काम शुरू हो गया है और सर्वे में क्या क्या चीज जरूरत है, क्या क्या लगेगा, वो सारी चीज उनको भी आप लोग अपने स्तर से समझा दीजिएगा। ऐसे ही पूरे गांव में, पूरे प्रखंड में प्रचार प्रसार होता है। बहुत सारे मीडिया बंधु भी हमारे साथ हैं, लगातार हैं, पहले दिन से ही हैं। उनके द्वारा भी कई वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है। तो आप लोग वो वीडियो देख के भी बहुत सारी चीज समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपके गांव के जो अमीन हैं, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, संदीप कुमार नाम है इनका, ये अमीन आपके गांव का सारा काम करेंगे। तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो चीज नहीं समझ में आती है इनसे भी आप पूछ सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रखंड में चले आइए, ब्लॉक में चले आइए, वहां पे सर्वे ऑफिस बनी है। सर्वे ऑफिस बनी है जो अभिलेखागार भवन आप लोग देखते होंगे, जहां पर कर्मचारी बैठता है, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग, ऊपर वाले तल्ला पर सर्वे ऑफिस बनी है। तो वहां पे भी आप आके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो डाउट आपका है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, जिस ऑप्शन का आप फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। तो अभी हम लोग सर्वे की जो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, वो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताई जाएगी, और कहाँ पर खत्म होती है वो सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सर्वे जो है वो एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके गांव में एक दिन हम चले आए और एक ही दिन में सर्वे करके चले गए, ऐसा नहीं होता है। ये भूमि सर्वे है, और भूमि सर्वे का मतलब होता है कि आपके गांव में जितना जमीन है, चाहे वो खेत की जमीन हो, गरारी की जमीन हो, पोखर हो, तालाब हो, रोड हो, कुछ भी है, जितनी भी जमीन है, हर एक जमीन का सर्वे होगा। और सर्वे होने के उपरांत नया खतियान बनने का काम होगा। पुराना खतियान आप लोग देखते होंगे, आपके गांव का जो खतियान है वो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और आज भी उन्हीं के नाम से जमाबंदी कायम है, उन्हीं के नाम से रसीद कट रही है। बहुत सारी चीजें
जब सरकारी योजना आती है तो उसमें आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके गांव से कोई एनएच पास हो जाता है, कोई एनएच पास हो जाता है आपके गांव से, और एनएच में जो भूमि अर्जन करके भू अर्जन डिपार्टमेंट जमीन लेती है और एनएच डिपार्टमेंट को, हाईवे डिपार्टमेंट को देती है, तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है, जमीन के बदले में पैसा दिया जाता है। तो वैसे स्थिति में आप लोगों से आपके जमीन का कागज मांगा जाता है, और जब आप कागज प्रस्तुत कीजिएगा, अपना खतियान प्रस्तुत कीजिएगा या फिर अपना रसीद प्रस्तुत कीजिएगा, तो वो आपके नाम पे नहीं होगा, आपके पूर्वजों के नाम पर होगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को बताया जाएगा कि आप ये प्रमाणित कीजिए, आप ये सत्यापित कीजिए कि इसमें जो जमीन के पेपर में जिनका नाम लिखा हुआ है वो आपके पूर्वज हैं। ये आप जब तक प्रूफ नहीं कीजिएगा तब तक आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको उस समय दौड़ना भागना पड़ सकता है। सर्वे में कुछ चीजें ऐसी होती है जो रैयतों के लिए आसान कर दी जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, सुनते होंगे कि वंशावली बनाने की प्रक्रिया, वंशावली बनाने की प्रक्रिया जो किसी योजना में यूज होता है वो ये है कि आपके पंचायत लेवल पे वो वंशावली बनती है, उसमें 5 या 6 लोगों का साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, और 5-6 लोगों के पास आप जब तक नहीं दौड़ेंगे तब तक आपका वंशावली निर्गत नहीं होगा और उसके आधार पर आपका कोई काम नहीं होगा। तो आप लोग देखते होंगे जो वंशावली बनाने की प्रक्रिया है वो लंबी कर दी गई है, लेकिन सर्वे के क्रम में जो वंशावली बनाने की प्रक्रिया है वो आम रैयतों के लिए बहुत आसान किया गया है कि आप उस तरह से नहीं बनाकर एक सिंपल पेपर पर, जो सादा पेपर कहलाता है, उस पे भी वंशावली बनाकर दीजिएगा तो वो वैलिड माना जाएगा सर्वे के लिए, सिर्फ और सिर्फ सर्वे के लिए। इसके अलावा कोई भी योजना में आप वो वंशावली दीजिएगा तो उसकी मान्यता नहीं होती है। लेकिन सर्वे के प्रक्रम में आप लोगों को वंशावली बनाने की छूट दी गई है कि आप सादे के पेपर पे भी अपना वंशावली बनाकर अपना हस्ताक्षर करके जमा करते हैं, जिसको स्वभिप्रमाणित प्रति बोलते हैं। अगर वो जमा करते हैं तो उसके आधार पर सर्वे का काम हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आम रैयतों को सर्वे के क्रम में छूट दी जाती है, आसान कर दी जाती है, नियम को थोड़ा आसान बनाया जाता है ताकि रैयत दौड़े नहीं, परेशान नहीं हो और अपना काम आसानी के साथ सर्वे में करवा सके। तो उसी प्रक्रिया के बारे में हम विस्तृत रूप से शुरू से आखिर तक बताने जा रहे हैं, थोड़ा गौर से इसको सुनिएगा कि सर्वे जब शुरू होता है तो सर्वे शुरू होने के बाद सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि आपके राज्य स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। आप लोग आज से 1.5 महीना पहले से पेपर पढ़ते होंगे तो हर दिन के पेपर में सर्वे के लिए कुछ न कुछ न्यूज आता रहता है। हर दिन आप पेपर में देखिएगा कि सर्वे की प्रक्रिया के बारे में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कुछ न कुछ न्यूज दिया जाता है और आज भी वो चल रहा है, पर डे आपको मिलेगा। तो राज्य स्तर से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके लिए एक अधिसूचना निर्गत होती है जो राज्य स्तर पे निर्गत की जाती है और निर्गत करने के बाद सर्वे का काम शुरू किया जाता है। राज्य स्तर के बाद फिर आपके जिला स्तर पर एक नोटिस निकलती है। उस नोटिस में सारा डिटेल लिखा रहता है कि आपके राजस्व ग्राम में जो थाना नंबर आपका है इसमें सर्वे का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सभी आम रैयतों को, आम किसानों को, भूधारियों को यह सूचित किया जाता है कि अपने अपने जमीनों का सीमांकन कर लें। सीमांकन का मतलब हुआ कि मेर वगैरह जो आप डालते हैं अपने खेत पर, वो मेर अगर नहीं है तो वो मेर बांध लें, टूटा फूटा अगर है तो उसको सही कर लें। तो सीमांकन करने से ये होगा कि जब आपके जमीन पर हमारे कर्मी जाएंगे, सर्वे कर्मी जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जमीन है, मेरे दखल में है, इसका नक्शा इसके अनुसार बना दीजिए। अगर उसका प्रमाण आपके पास है, आपका उस पर दखल है, तो आपका उसके अनुसार नक्शा बन जाएगा। तो उस नोटिस में ये चीज लिखी रहती है कि अपने अपने जमीन का सीमांकन कर ले। जो भी बंटवारा वगैरह है वो बंटवारा करके उसका शेड्यूल बनाकर अपने पास सुरक्षित रख ले। आपके गांव में, आपके प्लॉट पर अगर कोई सर्वे कर्मी जाते हैं तो उस सर्वे कर्मी का पूर्ण रूप से आप सहयोग करें। अगर उनको मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है, आपके जैसे आपके खेत में कोई फसल लगा हुआ है तो फसल अगर लगा रहेगा तो वहां पे नापी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप उनको पूरा सहयोग कीजिएगा कि आपके फसल को
बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर नापी करने में दिक्कत हो रही है तो उतना आपका नुकसान वो कर सकते हैं, तो आप उनको वो सहयोग कीजिएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ये विभाग की तरफ से एक लेटर निर्गत होता है, उसमें लिखा रहता है, तो आप लोगों को ये सूचना दिया जाता है। ये सारा सूचना देने के बाद आपके गांव का काम शुरू किया जाता है, सर्वे का काम। सर्वे का काम शुरू होने के लिए गांव स्तर पे हम लोग आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से एक आम सभा का आयोजन करवाते हैं, और आम सभा का आयोजन करके सारे आम किसान, आम रैयत, जो बुधारी लोग हैं गांव के, उनको सूचना दिया जाता है, उनको सर्वे के बारे में बताया जाता है। तो वही आम सभा आज फिर से हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वे की एक प्रक्रिया है जिसमें आम रैयतों को सारी सूचना दी जाती है। इसके बाद आप लोगों का काम शुरू होता है कि आम किसानों के पास जो भी बुधारी है गांव के, उस बुधारी के पास जितनी जमीन है, आप जो जमीन को जोतकोड़ कर रहे हैं, जिसका प्रमाण आपके पास है, उसका पूरा ब्यौरा सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। ब्यौरा उपलब्ध करवाने के लिए आप लोगों के पास फॉर्म दिया जाता है, जो 3 पेज का फॉर्म आता है। आप लोग देखे होंगे, आपके गांव के बहुत सारे लोग जमा भी किए हैं। 3 पेज का फॉर्म आता है, उस फॉर्म में अपने जमीन का सारा ब्यौरा भर के आपको सर्वे कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। वो फॉर्म के आधार पर ही अगला सर्वे का काम, जो अगला प्रक्रम है, वो प्रक्रम पूरा किया जाता है। तो आप लोग वो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने का तरीका एक बार हम बता दे रहे हैं, उस चीज को गौर से थोड़ा सुन लीजिए। अलग अलग लोग आते हैं कार्यालय में कि सर हमको फॉर्म भरने नहीं आता, बता दीजिए। तो अभी हम आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका बता दे रहे हैं, वो आप लोग गौर से सुन लीजिए। तो आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 3 पेज का फॉर्म है, उसमें पहला फॉर्म जो है वो प्रपत्र 2 कहलाता है, फॉर्म 2 कहलाता है, जो 1 पेज का है। और दूसरा फॉर्म जो है वो प्रपत्र 3-1 कहलाता है, जो 2 पेज का है। प्रपत्र 3-1 या फॉर्म 3-1 उसको बोल सकते हैं, ये 2 पेज का है। तो आपको ये तीनों फॉर्म भरना है। लेकिन वैसी स्थिति में जिस जमीन के मालिक, जिस जमीन का केवाला आपके नाम से है और आप जीवित हैं, तो आपको फॉर्म 3-1 भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 भरना है। और वैसे लोग जिनके पास पूर्वजों के नाम की जमीन होगी, जो आपके बाबा, परबाबा या पिताजी के नाम पे जमीन है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों पेज का फॉर्म भरना है, फॉर्म 2 भी भरना है और फॉर्म 3-1 भी भरना है। लेकिन एक केस ऐसा बनता है जिसमें आपके नाम पे जमीन है और आप जिंदा हैं, अभी आप ही उसको जोतकोड़ रहे हैं, तो वैसे लोग सिर्फ फॉर्म 2 भरेंगे, फॉर्म 3-1 नहीं भरेंगे। ठीक है। तो फॉर्म 2-1 जो है वो 1 पेज का फॉर्म है। उसमें सबसे ऊपर देखिएगा आप लोग, लिखा रहता है राजस्व ग्राम का नाम। राजस्व ग्राम उसको कहते हैं जिस राजस्व ग्राम में आपकी जमीन है। गांव और राजस्व ग्राम दोनों में फर्क है। आपका जो ग्राम है और राजस्व ग्राम दोनों में फर्क है। सर्वे डिपार्टमेंट में, सर्वे में कई गांवों को मिलाकर भी एक राजस्व ग्राम बनाया जाता है और एक गांव भी एक राजस्व ग्राम कहलाता है। तो वो पहले से सीमांकन किया हुआ है, जो सीमांकन पहले से किया हुआ है, जो राजस्व ग्राम में आपकी जमीन है, वो राजस्व ग्राम का नाम वहां पर दर्ज कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी जमीन 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव में हो सकती है। तो अगर आपकी जमीन 2 राजस्व ग्राम में, 3 राजस्व ग्राम में है, तो हर राजस्व ग्राम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक राजस्व ग्राम में जितनी भी जमीन है वो एक फॉर्म में भराएगा। अगर दूसरे गांव में आपकी जमीन है तो उसके लिए फिर दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें वो राजस्व ग्राम का नाम है। तो जिस राजस्व ग्राम में आपकी जमीन है उस राजस्व ग्राम का नाम वहां पर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है थाना नंबर। थाना नंबर एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि हर एक राजस्व ग्राम को एक नंबर दिया जाता है। नंबर देने से फायदा ये है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके ही अंचल में या आपके ही पंचायत में एक ही नाम का 2 गांव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें खरका, आपके अंचल में एक पंचायत है खरका, नाम सुने होंगे खरका बसंत का। वहां पर ब्रह्मोत्तर गांव है, ब्रह्मोत्तर एक गांव है, वो राजस्व ग्राम अलग अलग है और तीनों राजस्व ग्राम का नाम ब्रह्मोत्तर है। तीनों राजस्व ग्राम का नाम ब्रह्मोत्तर है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करेंगे कि ब्रह्मोत्तर गांव में मेरी जमीन है, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी कि कौन से ब्रह्मोत्तर गांव में आपकी जमीन है।
तो उसी चीज को पहचान के लिए कि अगर नाम सेम हो जाए किसी दो गांव का, तो एक नंबर दे दिया जाता है हर एक राजस ग्राम को, कि उस नंबर से आप पहचान सकते हैं कि किस राजस ग्राम की बात हो रही है। तो उसी को हम लोग थाना नंबर बोलते हैं। जैसे आपका बनौल राजस ग्राम है, तो बनौल के लिए भी एक थाना नंबर अलग से दिया गया है। तो वही थाना नंबर जो आपके राजस ग्राम का इस्तेमाल होता है, जो जामबंदी में इस्तेमाल होता है, जो आपके केवाला में इस्तेमाल होता है, जो आपके खतियान में इस्तेमाल होता है, वो थाना नंबर वहां पर दर्ज कर देना है अपने राजस ग्राम का देखकर। अलग अलग राजस ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग नाम दर्ज करना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है हल्का नंबर। ये हल्का नंबर जो है ये आपको जामबंदी में इस्तेमाल होता था। पूर्व में जो जामबंदी कायम होती थी तो उसमें इस्तेमाल होता था। इस बार के सर्वे में हल्का नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप उस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, हल्का नंबर भरने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे एक कॉलम आता है पुलिस थाना, कि पुलिस थाना आपका कहाँ है। आपका पुलिस थाना जो है वो बोखरा में है। अब बोखरा भी थाना बन गया है, तो पुलिस थाना आप बोखरा लिखिएगा। आपका अंचल बोखरा है, अंचल में बोखरा लिखिएगा। आपका जिला सीतामढ़ी है, जिला में सीतामढ़ी लिखिएगा। ऐसी भी बात हो सकती है कि एक ही आदमी की जमीन बोखरा अंचल के बाहर भी हो सकता है बगल में नानपुर अंचल है तो वहां भी आपकी जमीन हो। उसके अलावा अगल बगल में पुपरी अंचल है, वहां भी आपकी जमीन हो। तो हर अंचल के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और वो फॉर्म उस अंचल में जमा होगा। बोखरा अंचल का जो भी फॉर्म होगा वो बोखरा अंचल में जमा होगा, और आपका दूसरा जो भी अंचल है वो अंचल का फॉर्म दूसरे अंचल में जमा होगा जहां की जमीन रहेगी। तो ऊपर में आप इतना डिटेल भर दिए। ये डिटेल भरने के बाद नीचे में 11 कॉलम का एक टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है 11 कॉलम का। वो 11 कॉलम में अलग अलग डिटेल भरना है। सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम है रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत उस आदमी को बोलते हैं जो जमीन धारित करता है, जो जमीन जोत कोर कर रहा है। सर्वे के लैंग्वेज में किसान को, जो आम किसान होते हैं उनको रैयत बोला जाता है। रैयत का मतलब है कि आप किसी की जमीन को जोत रहे हैं। जमीन आपके गांव में जो भी है उसके एक्चुअल मालिक आप नहीं हैं। आम लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जमीन के मालिक हम हैं, लेकिन सरकारी रूल में अगर आइएगा तो आपके पूरे बिहार में जितनी भी जमीन है उस जमीन के प्योर मालिक आप नहीं हैं। प्योर मालिक सिर्फ एक आदमी है जो बिहार सरकार है, और बिहार सरकार आप लोगों को जमीन दिए हुई है। जो जमीन आप जोत बोल रहे हैं वो समझिए कि बिहार सरकार आपको जमीन दिए हुई है, और उस जमीन का आप पैसा देते हैं सरकार को, जिसको लगान बोलते हैं। आप लोग जाते होंगे रसीद कटवाने अपने जमीन का, सरकार को टैक्स देते हैं ना, तो वही लगान जो है वो पैसा देना हुआ सरकार को, कि उसका रेंट आप दे रहे हैं। सरकार की जमीन आप रख रहे हैं, जोत रहे हैं, तो आप उसका रेंट सरकार को दे रहे हैं। तो एक्चुअल मालिक, सबसे पहला मालिक जो होता है वो सरकार होता है, और सरकार के अंदर में जो किसान जोत रहे हैं जमीन, उस किसान को रैयत बोला जाता है। तो आप अगर उसके मालिक होते तो भू मालिक बोला जाता है, आपको भू मालिक नहीं बोला जाता है, भूधारी बोला जाता है, और भूधारी या रैयत बोला जाता है। इसका मतलब ही यही है कि आप किसी की जमीन को धारित करते हैं या आप किसी की जमीन को जोत रहे हैं, तो आप एक्चुअल मालिक नहीं है। एक्चुअल मालिक बिहार सरकार है। बिहार सरकार के अंतर्गत आप उस जमीन को जोत बोल रहे हैं और उसका लगान सरकार को दे रहे हैं, तो इसीलिए उसको रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो किसान अभी उस जमीन को जोत रहा है उस रैयत का नाम। रैयत एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं कि अगर आपके नाम से कोई केवाला की जमीन है, अगर वो आपके नाम से पर्सनल है तो आप एक रैयत हो गए। लेकिन अगर उसी जगह पर केवाला में 2 भाई 3 भाई के नाम से केवाला है और उन चारों भाइयों का, तीनों भाइयों का नाम केवाला पे दर्ज है, तो वैसी स्थिति में 4 भाई या 3 भाई जिनका नाम केवाला पे दर्ज है वो सारे रैयत होंगे, वो सारे हिस्सेदार होंगे उस जमीन के। या फिर आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और पूर्वज की जमीन को आप लोग अभी जोत रहे हैं, वर्तमान में उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी जीवित वंशज हैं उस पूर्वज के, वो सारे लोग उसके जमीन के रैयत होंगे और सारे लोग उसके हिस्सेदार होंगे। तो रैयत के नाम में अगर एक आदमी कोई उस जमीन को जोत रहा है, एक आदमी के नाम से जमीन है या बंटवारा करके एक आदमी को मिल गया है, तो वहां पर एक आदमी का नाम दर्ज करना है।
और अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ है, 2 भाई 3 भाई या 4 भाई के नाम से जमीन है और संयुक्त रूप से आप उसको जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो वहां पर 3 भाई 4 भाई जितने भी भाई होंगे सभी का नाम दर्ज होगा। वो करके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे 2 भाई हैं राम और श्याम, तो वहां पर राम और श्याम लिख सकते हैं आप रैयत के नाम में, और उसके नीचे आपके पिता का नाम दर्ज होगा। जो रैयत है उनके पिता का नाम दर्ज कर देना है पहला कॉलम में। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया कि रैयत का नाम, और अगर उसमें कोई हिस्सेदार है तो उस हिस्सेदार का नाम या फिर आपके जो पिता का नाम है वो सबसे नीचे लिख देना है। तो ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता का, कि आपका अस्थाई पता कहाँ है, आपका घर कहाँ है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जमीन एक गांव से ज्यादा गांव में होगी, 2 गांव में 3 गांव में हो सकती है, लेकिन घर हमेशा अस्थाई पता जो किसी व्यक्ति का होता है वो हमेशा एक ही गांव का होता है। जिस गांव में वो घर बनाकर रह रहा है उसी गांव का वो अस्थाई नागरिक होगा, अस्थाई निवासी होगा। तो अस्थाई पता आपका जहां भी है वो अस्थाई पता सेकंड कॉलम में आपको दर्ज करना है, वहां पर अस्थाई पता लिख देना है। अस्थाई पता में आप लोग पूरा पता लिखिए। अगर मोहल्ला का कुछ नाम है तो मोहल्ला का नाम दर्ज कीजिए, उसके बाद गांव का नाम है तो गांव का नाम दर्ज कीजिए, उसके बाद आपका अंचल का नाम है, अंचल का नाम दर्ज कीजिए, और फिर जिला का नाम जो अभी है वो वहां पर दर्ज कीजिए। तो ये अस्थाई पता लिखने का तरीका है, ये अस्थाई पता आप लोग वहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम जो आता है ये आपके भूमि के ब्यौरा से संबंधित कॉलम है। ये कॉलम कहलाता है खाता संख्या का। आप लोग जानते होंगे कि हर एक जमीन का एक खाता संख्या होता है, उस खाते संख्या की वो जमीन होती है। जैसा आप लोग बैंक में जाते होंगे तो बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं आप लोग, तो आप लोग को एक खाता संख्या निर्गत किया जाता है जो पासबुक पे प्रिंट रहता है। सब लोग जानते हैं, सब लोगों का खाता होगा बैंक में। तो उस खाते के अंदर आपका जितना ट्रांजैक्शन होता है, जितना पैसा का लेन देन रहता है, चाहे वो आप निकासी करते हो चाहे वो आप जमा करते हो, वो सारा उसी खाते के अंदर डिटेल रहता है। तो वैसे ही सर्वे में जब खतियान बनता है तो खतियान में हर एक रैयत को एक खाता नंबर दिया जाता है, और उस रैयत की जितनी जमीन होती है, जितना भी खसरा होता है, जितना भी प्लॉट होता है, वो उस खाते नंबर के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। तो हर एक प्लॉट का कोई ना कोई खाता संख्या होता है जो आपके दस्तावेज पर, जो आपके खतियान पर, जो आपके लगान रसीद पर लिखा रहता है। वहां से देख के आप अपना उस जमीन का खाता नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद वाला कॉलम है खसरा संख्या। ये खसरा संख्या जो है ये प्लॉट का नंबर है, खेत का नंबर है, या जो जमीन आपका है वो जमीन का नंबर है। तो ये नंबर भी आपका आपके पेपर पे दर्ज रहता है, जहां से देख के आप ये प्रमाणित करते हैं कि ये वाला खेत, ये वाली जमीन मेरी है। तो वहां से देख के आप वो खसरा नंबर उस कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। आपकी खतियानी जमीन है तो खतियान पे वो नंबर दर्ज रहेगा, केवाला वाली जमीन है तो केवाला में आपका खसरा नंबर दर्ज रहता है। अगर आपके पास कोई पर्चा की जमीन है तो वो पर्चा में वो खसरा नंबर दर्ज रहता है। तो वहां से देख के आप अपना खसरा नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये है कि आपकी जमीन कितनी है, कितना जमीन आप धारित करते हैं, उसका डिटेल वहां पर लिखना है। गांव घर में जो आम प्रचलन चलती है उस प्रचलन में आप लोग देखते होंगे कि आपकी जमीन जो भी है वो गांव घर में जो नापी होती है वो कट्ठा में नापी होती है कि 5 कट्ठा जमीन मेरे पास है, 6 कट्ठा जमीन मेरे पास है। या कट्ठा से अगर नीचे आएंगे तो धूर और धुड़की में बात होती है कि 5 कट्ठा 5 धूर, 5 कट्ठा 6 धूर, इस तरह की बातें गांव में जो नापी होती है इस आधार पे होती है। लेकिन सरकारी दस्तावेज जो भी होता है उसमें आपके जमीन का रकबा हमेशा आप देखिएगा या तो एकड़ में होगा या डिसमिल में होगा। तो आपकी जमीन कितनी है वो आप, अगर आपके खतियान पे तो एकड़ डिसमिल ही लिखा रहेगा, लेकिन कुछ केवाला में मैंने देखा है कि केवाला करवाते समय लोग डिसमिल में नहीं लिखवाकर कट्ठा और धूर में लिखवा देते हैं। तो अगर आपके केवाला पर कट्ठा और धूर में जमीन दर्ज है तो आप फॉर्म में कट्ठा और धूर दर्ज नहीं करेंगे, उसको डिसमिल में कन्वर्ट करके डिसमिल में बदल कर वहां पर फॉर्म में दर्ज करेंगे। फॉर्म में जब भी आपको लिखना है वो या तो एकड़ में रकबा लिखना है या डिसमिल में रकबा लिखना है। आपके खतियान पे भी एकड़ और डिसमिल दर्ज रहता है, आपके केवाला पे भी एकड़ और डिसमिल दर्ज रहता है। कुछ केवाला में ऐसा होता है कि लोग डिसमिल नहीं दर्ज करवा पाते हैं, वो कट्ठा दर्ज करवा देते हैं। तो वैसी स्थिति में आप लोग उसको बदल लीजिएगा, डिसमिल में चेंज कर लीजिएगा, और डिसमिल में चेंज करने के बाद जो भी डिसमिल आएगा वो वहां पर दर्ज कीजिएगा। उसका अगला कॉलम है आपकी चौहद्दी। चौहद्दी के केस में एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को
कि चौहद्दी जो भराएगी वो वर्तमान कंडीशन के हिसाब से भराएगी। आपके वर्तमान में आपके चौहद्दीदार कौन है, आपके खेत के चारों तरफ किनका खेत है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से आपको देख के लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार अपने खेत पे घूम जाइए और घूम के पता कर लीजिए कि आपके चौहद्दीदार एक्चुअल में अभी कौन है। क्योंकि पुराना पेपर जो आपके पास होगा, चाहे वो खतियान हो या केवाला हो, उस पे उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो उस समय आपके चौहद्दीदार रहे होंगे। आज हो सकता है कि आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। केवाला जब आप करवाए थे तो आपके बगल में राम, मान लेते हैं कि उत्तर में राम जी की जमीन थी और वो राम जी ने अभी क्या किया कि किसी और व्यक्ति को जमीन बेच दिया। तो वर्तमान में चौहद्दीदार जो होंगे वो जिन्होंने केवाला करवाया है राम जी से, वो चौहद्दीदार आपके होंगे, आपके राम जी चौहद्दीदार नहीं होंगे। तो पेपर में जो चौहद्दी आपकी दर्ज है उसको आपको वहां से नहीं लिखना है। वर्तमान में जो चौहद्दीदार आपके हैं वो चीज पता करके वहां पर आपको दर्ज करना है। और चौहद्दी में चारों दिशा का कम से कम आप लोग चौहद्दी दर्ज करने की कोशिश कीजिए। अगर चारों दिशा का पता नहीं चल पाता है तो मिनिमम 2 दिशा तो हर हाल में आपको दर्ज करना है, जो उत्तर और दक्षिण कहलाता है। आपके उत्तर और आपके दक्षिण में कौन लोग हैं, ये कम से कम आप लोगों को ये 2 चौहद्दीदार का नाम वहां पर दर्ज करना है। अगर चारों चौहद्दीदार का नाम आपको पता है और आप जानते हैं उनको, तो चारों चौहद्दी वहां पर दर्ज कीजिएगा। उसका अगला कॉलम जो है वो है लगान का कॉलम, कि आपके जमीन का लगान कितना लगता है, कितना लगान सरकार को आप देते हैं उस जमीन का। तो इस केस में बहुत सारा क्वेश्चन आम सभा में आता है कि मेरे पास केवाला है और केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो हमको पता ही नहीं कि मेरे जमीन का लगान कितना लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि लगान वाला कॉलम और इसके बाद एक और कॉलम आता है जिसको जमाबंदी संख्या का कॉलम बोलते हैं। ये दोनों कॉलम ऑप्शनल कॉलम है। ऑप्शनल कॉलम का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वो है, पता है आपको, तो आप वहां पर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान आप पे नहीं करते हैं, तो वो दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। वो कंपलसरी कॉलम नहीं है, ऑप्शनल कॉलम है। अगर आपके पास वो चीज है, लगान कटाते हैं, लगान देते हैं सरकार को, लगान रसीद आपके पास है, जमाबंदी संख्या आपको पता है, तो ये दोनों चीज वहां पर दर्ज कर दीजिए। और अगर आपका लगान नहीं फिक्स हुआ है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। आपके जमीन का सत्यापन हम लोगों के स्तर से किया जाएगा। सर्वे में पूरे जमीन का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है, सही रैयत के द्वारा अगर आपको केवाला किया गया है, तो बिना दाखिल खारिज किए हुए, बिना दाखिल खारिज करवाए हुए आपका सर्वे में आपका खतियान बनेगा। उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये आम प्रचलन में ये चीज फैली हुई है हर जगह कि अगर आपके नाम पे आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो जमीन आपके नाम से छीन जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। सर्वे में आपकी जमीन कभी भी आपके नाम से नहीं छीनेगी, ना ही वो बिहार सरकार जाएगी। शर्त सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से जागरूक रहें और सर्वे की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप अपनी सहभागिता देना सुनिश्चित करें। अगर आप घर सोए रहिएगा, आप अपना पेपर मेरे पास लाके जमा नहीं कीजिएगा, आप अपना प्लॉट का दखल मुझे नहीं दिखाइएगा, नहीं बताइएगा, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पेपर सर्वे कार्यालय में जमा कर रहे हैं, जो सर्वे कर्मी आपके गांव के हैं उनको जमा कर रहे हैं, आप अपने प्लॉट पे जाकर उनको दखल अपना बता दे रहे हैं कि जमीन पे मेरा दखल कब्जा है, प्लॉट का सत्यापन करवा ले रहे हैं, तो यकीन मानिए 100% आपकी जमीन आपके हाथ से जाने वाली कभी नहीं है। अगर आप उस जमीन के सही मालिक हैं, आपके पास उस जमीन का सही प्रमाण है, सही पेपर आपके पास है, तो आपके नाम से उसका हर हाल में खाता खुलेगा, खतियान आपके नाम से बनेगा। वो जमीन किसी दूसरे और तीसरे के नाम पे नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोग पूर्व के सर्वे में सुने होंगे कि 1960 के सर्वे में क्या हुआ है कि जमीन आपकी है, केवाला आपके पूर्वजों ने करवा लिया और केवाला करवाने के उपरांत घर पे बैठे रहे, घर पे सोए रहे और वो पुनः वो जमीन, उसका खाता, उसका जो खतियान है, वो जो जमीन बेचा है, जिसने केवाला करवाया है, उन्हीं के नाम पर दर्ज हो गया। वो सिर्फ इसलिए दर्ज होता है कि जैसे आप ने किसी जमीन का केवाला करवाया तो केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं होती है।
केवाला जो भी आप करवाते हैं उस केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं रहती है। सर्वे कार्यालय के पास आपका, आपके गांव का, आपके अंचल का खतियान उपलब्ध रहता है। आपके गांव का पंजी 2 जो है, जमाबंदी पंजी, वो उपलब्ध रहता है। उसके आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं। तो अगर आपने किसी जमीन का केवाला करवाया है, खतियानी रैयत से केवाला करवाया है, या उसके वंशज से केवाला करवाया है, या फिर इसके बीच में 2-3 कड़ी में केवाला हो गया है, तो जब तक आप मुझे केवाला लाके नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप इस जमीन के मालिकाना हक रखते हैं, आप इस जमीन के मालिक हैं। तब तक हम उस जमीन के मालिक भाई उन्हीं को समझेंगे जो खतियानधारी है, जिनका नाम खतियान में पूर्व से दर्ज है। उनके जो जीवित वंशज होंगे उन्हीं को उस जमीन का मालिक माना जाएगा जब तक मेरे पास केवाला नहीं आएगा। तो केवाला धारी वाले, केवाला जो भी जमीन, केवाला वाला जमीन रखते हैं, जो भी आम किसान है, आम रैयत है, तो वो सारे लोग अपना अपना केवाला जो भी फॉर्म बताया जा रहा है, इस फॉर्म के साथ सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो जो जमीन है वो पूर्व रैयत पे नहीं जाए, वो आपके नाम पर दर्ज हो। जो केवाला आपने करवाया है उसके आधार पर आपको उसका मालिकाना हक मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज एकदम जग के रहना है कि सर्वे की जो भी प्रक्रिया है, जो समय बताया जाएगा, उस समय के भीतर खास करके केवाला वाले को मैं ये जागा रहा हूँ कि केवाला जिन्होंने करवाया है वो सारे लोग एकदम जग कर रहिए कि आपका केवाला सर्वे ऑफिस में हर हाल में जमा हो जाए। वो छूट जाएगा तो फिर ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि अगर आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है, आपके नाम से केवाला है और वो केवाला मेरे पास नहीं आया है, तो जिनके नाम से पूर्व में जमाबंदी कायम है या जिनके नाम से पूर्व में खतियान दर्ज है, उनके जीवित वंशज के नाम पे वो जमीन चली जाए, तो फिर आपको दावा आपत्ति के क्रम में फिर से आना पड़ेगा। तो उसमें आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अपना केवाला आप लोग देना सुनिश्चित करेंगे। सारे केवालाधारी लोग, खतियानी लोग तो देंगे ही देंगे, लेकिन केवालाधारी लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सर्वे कार्यालय के पास नहीं होता है। वो रिकॉर्ड आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है सिर्फ उन्हीं के पास रहता है, उसके अलावा कहीं रिकॉर्ड उसका नहीं रहता है। तो आप लोगों को केवाला हर हाल में प्रस्तुत करना पड़ेगा और प्रस्तुत करवा के अपना काम करवाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को चौहदी के बारे में कि चौहदी में जो अभी वर्तमान में आपके चौहदीदार हैं उनका नाम दर्ज कीजिएगा। दर्ज करने के बाद आपका लगान रसीद अगर निर्गत हो रहा है तो वहां पर दर्ज कीजिए। अगर लगान नहीं दर्ज हो रहा, नहीं कटा रहे हैं, आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका सत्यापन हम लोग अपने स्तर से करवाएंगे और अगर आपका पेपर सही पाया जाएगा तो आपके नाम से खतियान बनेगा हर हाल में। उसका अगला कॉलम है, ये इस फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। महत्वपूर्ण कॉलम कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप डिटेल भर रहे हैं, अभी तक जो मैंने बताया आपको, ये सारा आप अपने हिसाब से भर रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं। जो जमीन का नंबर है, खाता है, खेसरा है, आप जोत रहे हैं, वो नाम दर्ज कर रहे हैं। लेकिन अगला कॉलम जो 10वां कॉलम आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम इसलिए है कि आपको इसमें जो जमीन पे आपका दखल है, जिस जमीन को आप जोत कोर कर रहे हैं, उसका प्रमाण पूछेगा कि आप किस प्रमाण के आधार पर उस जमीन पे दावा कब्जा किए हुए हैं, किस प्रमाण के आधार पर आप बता रहे हैं कि ये जमीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं। वो प्रमाण क्या है, वो प्रमाण का डिटेल वहां पर दर्ज करना है। जमीन के प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण जो आता है वो होता है खतियान। और जमीन के केस में आप कभी भी जाइएगा, केस कीजिएगा किसी जमीन पे, तो सबसे पहला प्रमाण अगर न्यायालय मानता है तो वो भी खतियान को ही मानता है। खतियान के आधार पे ही टाइटल डिसाइड होता है। इसके अलावा जमीन का जो भी पेपर है, ये सारा आपका रेफरेंस पेपर है। जो भी पेपर होता है, जैसे आपका लगान रसीद हो गया, तो लगान रसीद आपका मालिकाना हक तय नहीं करता है, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सरकार को उसका टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए आपके नाम से वो लगान निर्गत है। ठीक है, तो जमीन का मालिकाना हक जब भी तय होगा तो वो आपका पूर्व का जो भी खतियान है, उस खतियान के आधार पर तय होगा। तो सबसे पहला प्रमाण जमीन का जो होता है वो आपका खतियान कहलाता है। तो आपके राजस्व ग्राम का जो भी खतियान होगा पूर्व का, वो खतियानी जमीन अगर आपके पास है, आपके पूर्वजों के नाम पर उस खतियान दर्ज है, तो वो खतियानी जमीन आपकी हुई, आप उनके जीवित वंशज हैं। तो जमीन के प्रमाण में आप लिखिएगा खतियानी जमीन। जो 10वां कॉलम है, जमीन का आधार जो पूछ रहा है, प्रमाण जो पूछ रहा है, उसमें आप लोग दर्ज कीजिएगा खतियानी जमीन, या उसको दूसरे शब्दों में हम लोग उत्तराधिकारी भूमि भी बोलते हैं।
कि आपके पूर्वजों की जमीन थी और आप उसके उत्तराधिकार हैं और उत्तराधिकारी होने के नाते आपको वो जमीन प्राप्त हुई है। तो जमीन के प्रमाण में आप लोग वहां पर खतियानी जमीन भी लिख सकते हैं या उत्तराधिकारी जमीन या भूमि भी लिख सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपका खतियानी जमीन के केस में आता है। खतियानी जमीन में जो खतियान में जिनका नाम दर्ज है वो आपके पूर्वज हैं, इस चीज को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके खतियान में आपके बाबा का नाम दर्ज है, तो वो आपके बाबा हैं या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, ना आपके गांव के हैं ना समाज के हम तो नहीं जानेंगे। तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि पेपर में जिनका नाम लिखा हुआ है वो आपके पूर्वज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए एक पेपर बनता है जिसको हम लोग वंशावली बोलते हैं, और वंशावली बनाकर अगर ये आप प्रमाणित कर देते हैं कि वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके वंशज हैं, तो वो आपके नाम पर खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और खतियान आपके नाम से बनेगा। वंशावली के केस में बार बार ये चीज आप लोगों को बताई गई है, कई वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया है कि बहुत सारे लोग अभी भी कोर्ट का दौरा लगा रहे हैं। आपके जो पंचायत के सरपंच हैं, जो आपके पंचायत सचिव हैं, जो मुखिया जी हैं, या फिर आपके वार्ड मेंबर हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, चौकीदार हो, इन लोगों का आप लोग दौरा लगा रहे हैं, बार बार उन लोगों के पास जा रहे हैं कि वंशावली कैसे बनेगी। आप लोगों को पता होगा कि पंचायती राज का जो नियम आया है, नया नियम, उस नियम के आधार पर ये नियम है कि जब भी आप वंशावली बनाएंगे तो वंशावली आपका आपके पंचायत के पंचायत सचिव और आपके पंचायत के जो सरपंच होते हैं, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। इन दोनों का साइन होगा उस पे। पूर्व में जो वंशावली बनती थी वो आपके पंचायत के जो सरपंच होते थे उनके लेटर पैड पे अगर वो वंशावली बनाकर दे देते थे, अपना साइन करके दे देते थे, तो वो 100% वैलिड माना जाता था और उसके आधार पर बहुत सारा काम भी होता था। लेकिन उसमें कुछ गलतियां, कुछ कमी हुई जिसके कारण से विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ने के बाद सरकार इसको बदल दी, सरकार उसको चेंज कर दिया कि सिर्फ एक आदमी का हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत नहीं होगा, इसमें कई लोगों के द्वारा, कई जनप्रतिनिधि के द्वारा पहले इसको सत्यापित किया जाएगा और सत्यापित करने के बाद इसको निर्गत किया जाएगा। तो वो जो नया रूल आया है, नया रूल के तहत ये चीज है कि आपको आपके समाज से पहले उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। समाज में कोई दो गवाह जो आपको जानते होंगे, आपके वंशज को जानते होंगे, आपके पूर्वज को जानते होंगे, वो दो गवाह का उस पर साइन होगा, उसका नाम होगा, उसका आधार नंबर होगा, ये सारा डिटेल आपको उस पर दर्ज करना है। वो साइन करके देगा तब वंशावली आगे बढ़ेगी। वो दो गवाह के बाद जो आपके समाज के दो लोग हैं वो अगर गवाही दे देते हैं कि जो वंशावली इनके द्वारा बनाया गया है वो बिल्कुल सही बनाया गया है, तब आपको कम से कम आपके गांव के ही 4 जनप्रतिनिधि के पास दौड़ना पड़ेगा। उस चारों में सबसे पहले आपके जो गांव के मुखिया जी हैं उनके पास आपको दौड़ना पड़ेगा, उनसे साइन करवाना पड़ेगा। आपके जो वार्ड मेंबर हैं उनसे साइन करवाना पड़ेगा, आपके वार्ड की जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनसे साइन करवाना पड़ेगा, और आपके गांव के जो चौकीदार हैं उनसे साइन करवाना पड़ेगा। ये 4 लोगों का साइन होने के उपरांत फिर आप वो फॉर्म आपका जो ग्राम कचहरी होता है, जो पंचायत का ग्राम कचहरी है, वहां पर ले जाकर पंचायत सचिव के पास जमा करेंगे। पंचायत सचिव उसको अपने स्तर से वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने का नियम ये है कि आपसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट मांगता है कि आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट इस आवेदन के साथ संलग्न करें। इस आवेदन के साथ संलग्न करने के बाद, वो एफिडेविट लगाने के बाद फिर एक आम सूचना निर्गत होता है। आपके समाज में, आपके गांव में वो आम सूचना चिपकाया जाता है। उस पे दर्ज रहता है कि फलाने आदमी के द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत की गई है। अगर किसी भी ग्रामीणों को इस पे कोई आपत्ति है, इस वंशावली में किसी का नाम छूटा हुआ है या फिर कुछ छिपाया गया है, तो वैसे स्थिति में आप लोग कार्यालय को इसकी सूचना दें, और सूचना देने के उपरांत फिर उसका सत्यापन होता है। सत्यापन होने के बाद तब आपके पंचायत के जो पंचायत सचिव हैं और जो सरपंच साहब होते हैं, इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम कचहरी के लेटर पैड पे वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और इसमें ज्यादा समय भी लगता है, आपको भाग दौड़ भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन सर्वे के क्रम में ये सारी चीजों से छूट दी गई है आप लोगों को
कि आपको न तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनाना है, ना ही आपको किसी जनप्रतिनिधि के पास दौड़ना है। इसमें छूट ये दी गई है कि आप किसी सादे पेपर पे, कोई भी सादा पेपर उठाइए, उस पे खतियान में जितने लोगों का नाम दर्ज है या केवाला में जो भी आपके पूर्वजों का नाम दर्ज है, वहां से वंशावली शुरू कीजिए और वर्तमान में जहां पर जीवित रैयत आके खत्म हो जाता है वहां पे लाके अपना वंशावली रोक दीजिए। जो जीवित रैयत जहां पे आ जाएगा वहां पे वंशावली रोक देना है, उसके नीचे नहीं लाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो वंशावली में सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी का नाम दर्ज रहेगा, पिताजी के नीचे आप लोगों के सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो वंशावली शुरू जो होती है वो पेपर में जिनका नाम है, खतियान में जिनका नाम है या केवाला में जिनका नाम है, वहां से आप लोग शुरू करेंगे और खत्म वो जीवित रैयत पे आके हो जाएगा। वो वंशावली बनाने के बाद उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिखकर या स्व अभिप्रमाणित लिखकर आप अपना साइन कर देंगे और साइन करने के बाद वो व्हाइट पेपर वाला वंशावली ही अगर मेरे पास लाके समर्पित करेंगे तो उसके आधार पे आपका सर्वे का काम होगा। उसको हम लोग अपने स्तर से जांच करवाते हैं और उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं कि आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत किया गया है, जो सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया है, वो वंशावली बिल्कुल सही है या नहीं है, उसमें कुछ छोड़ा गया है, कुछ छिपाया गया है या नहीं छिपाया गया है। इसकी जांच हम लोग अपने स्तर से करते हैं और वो जांच करने की प्रक्रिया जो है वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जैसे आज ये आम सभा हुआ है, सेम ऐसा ही आम सभा आपके गांव में वंशावली के सत्यापन के लिए हम लोग करेंगे। आपके ही समाज के लोग, आपके जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। हम आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत किया गया है उस वंशावली को आपके इस आम सभा में पढ़ के सुनाएंगे कि ये फलाने रैयत हैं, इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत की गई है। आप लोग इसका गवाही दें कि ये जो वंशावली प्रस्तुत की गई है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आप लोगों के द्वारा ये गवाही दे दी जाती है कि हाँ सर, ये इसमें जो भी नाम दर्ज है वो बिल्कुल सही है, कुछ छिपाया नहीं गया है या कुछ कमी छोड़ा नहीं गया है, तो आपके ही समाज के बीच के 2-4 लोगों का साइन उस पे होगा, आपके कुछ जनप्रतिनिधि का साइन उस पे होगा और साइन करने के उपरांत मेरे सामने ही वो साइन होगा और साइन करने के उपरांत फिर मेरा साइन होगा और वो वंशावली सत्यापित मानी जाएगी और उस सत्यापित वंशावली के आधार पे आपका खतियान दर्ज होगा, खतियान बनेगा। लेकिन अगर उस वंशावली में कुछ कमी पाई जाती है, जैसे आप क्या करते हैं, नॉर्मली समाज में जो चलता है वंशावली में हम देखते हैं, इससे पहले भी जहां जहां सर्वे हुआ है वहां का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि लोग समाज में ये करते हैं कि आपके जितने पुत्र हैं, उस वंशज में जितने पुत्र हैं, सिर्फ उस पुत्र का नाम उस वंशावली पे दर्ज किया जाता है। उस खानदान में, उस वंशज में जितनी भी पुत्रियां हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, उन लोगों का नाम दर्ज नहीं करते हैं। नॉर्मली ये वंशावली में चलता है। लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि अगर वंशावली में बहन बेटी का नाम हम दर्ज कर देंगे तो फिर जमीन जायदाद में उनका हिस्सा हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसके बारे में हम क्लियर आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि सरकार भी आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटी है, इसको पूरा अधिकार दी हुई है कि अगर आपके पिता की कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति में जितना हक, जितना अधिकार आपका है, सेम अधिकार आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी आपके खानदान में बेटी है उसका होगा। ठीक है, तो अगर आपका हक बनता है तो उसमें बेटी का भी हक बनेगा। लेकिन समाज में एक और प्रचलन है, ये प्रचलन है कि 95% बेटी या बहन या बुआ जो भी हैं आपके समाज में, वो जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं लेती। उनके शादी विवाह में इतना खर्च हो जाता है, पिता की संपत्ति का इतना हिस्सा खर्च हो जाता है कि वो लगभग उस संपत्ति के या तो बराबर होता है या कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है या उससे कम भी रहता है। तो वैसा मान के चला जाता है कि पिता की संपत्ति का वो हिस्सा उनकी शादी में खर्च हो गया तो उसमें वो हिस्सा खुद से नहीं लेती है। ठीक है, अगर वो लेना चाहें तो आपकी ताकत नहीं है कि आप उसको रोक दें, ऐसा कहीं नहीं है। अगर वो कोर्ट केस कर देती हैं, आपके ऊपर केस कर देंगी कि मेरा अधिकार ये जबरदस्ती रख लिया है, हमको अधिकार नहीं दिया है पिता की संपत्ति में, तो कोर्ट आपको
उस आपका आपके जमीन का जो भी हिस्सा उनके पास है वो आपको निकाल के देंगे, हमेशा आपका अधिकार आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं बन पाए उसके लिए एक निवारण है, उस समस्या के एक समाधान है। समाधान मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपकी बहन, बेटी या बुआ हिस्सा नहीं ली है या लेना नहीं चाहती हैं, उनका किसी जमीन पे दखल कब्जा नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप लोग वंशावली में हर हाल में उनका नाम दर्ज कीजिएगा। वंशावली में नाम छिपाइएगा नहीं, वंशावली में नाम दर्ज कीजिएगा और दर्ज करने के बाद अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी हैं जिनका हक, जिनका अधिकार उस जमीन में है, उस संपत्ति में है, उनसे एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनता है। इस कंडीशन में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग एनओसी बोलते हैं। वो एनओसी अगर आपकी बहन, बेटी प्रस्तुत कर देती है, दे देती है आपको, तो आपके खतियान से उस बहन, बेटी का नाम हम लोग हटा देंगे। अन्यथा की स्थिति में जब आपके समाज में, आपके गांव में हम वंशावली का वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें हम ये चीज तो हर हाल में पूछेंगे आपके समाज के लोगों से कि इनकी कोई बहन थी, इनकी कोई बेटी थी या इनकी कोई बुआ थी, इस खानदान में कोई भी ऐसी पुत्री है जिनका नाम इस वंशावली में छिपाया गया है, तो आप लोग बताइए। आप लोगों के द्वारा बताया जाएगा। बताने के उपरांत अगर आप लोग उसको सत्यापित कर देंगे कि हाँ इनका नाम छिपाया गया है, इनका नाम दर्ज किया जाए, तो हम अपने स्तर से उसका नाम उस वंशावली पे दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद उस वंशावली को करेक्शन करके उसको अनुमोदन करेंगे और अनुमोदन करने के उपरांत फिर आपके नाम से जो प्रोसेस है खतियान बनाने का, उस प्रोसेस के हिसाब से खतियान बनेगा। जिन लोगों को एनओसी प्रस्तुत करना है वो सारे लोग एनओसी बनवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें। जब आपसे एनओसी मांगा जाएगा, जब खतियान बनाने का काम चलेगा, उस समय आपको एनओसी प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का इसमें एक सवाल होगा कि मेरी बहन, बेटी या जो भी है उस खानदान में पुत्री, वो बिहार में नहीं रहती है, बिहार के बाहर रहती है, दिल्ली रहती है, मुंबई रहती है, कहीं भी बाहर में रहती है, तो वो तो आएंगी नहीं यहाँ पे एनओसी बनाने के लिए। तो उनके लिए ऑप्शन मैं बता दूं कि वो इंडिया के किसी कोने में भी अगर रहती हैं और उस कोने से वो एनओसी बनाकर आपको पोस्ट कर देती हैं, आपको बाय पोस्ट भेज देती हैं, वो एनओसी अगर लाके हमको जमा कर देते हैं, तो उस एनओसी के आधार पे बहन और बेटी का नाम हट जाएगा। वहां से खतियान सिर्फ आप लोगों के जो भाई हैं, जो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है, उनके नाम पे दर्ज होगा। अगर वंशावली के आधार पर कोई विसंगति पाई जाती है, कुछ कमी पाई जाती है, तो आपका बंटवारा अमान्य माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपके पास 4 भाई और 1 बहन है, तो 4 भाइयों के बीच में आप बंटवारा कर लिए, शेड्यूल बना लिए और शेड्यूल बना के मेरे पास प्रस्तुत कर दिए। वंशावली में भी सिर्फ 4 भाई का नाम दर्शाए और जब हम उसकी जांच करने आए तो यहाँ पे पता चला कि 4 भाई के साथ साथ आपके पास 1 बहन भी है। उस बहन का नाम ना तो आप वंशावली में दर्ज किए हैं, ना ही आप शेड्यूल बंटवारा में दर्ज किए हैं। तो अगर आप ये बताइएगा कि बहन को हिस्सा नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम शेड्यूल में नाम उसका दर्ज नहीं किए हैं, तो वैसी स्थिति में आपसे हम एनओसी मांगेंगे। एनओसी जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक वो सारी जमीन का बंटवारा अमान्य माना जाएगा, वो बंटवारा मान्य नहीं होगा, उसके आधार पर आपका अलग अलग खाता नहीं खुलेगा। जैसे ही आप एनओसी प्रस्तुत कर दीजिएगा, बहन का जो एनओसी होगा वो प्रस्तुत कर देते हैं, बहन का नाम वहां से हट जाता है, तो आप 4 भाई अगर हैं और 4 भाइयों का बंटवारा मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके आधार पर नया सर्वे और नया खतियान बनेगा। बिना एनओसी के बंटवारा में अगर उनका नाम दर्ज नहीं है तो वो अमान्य होगा। या फिर ऐसा भी कंडीशन है कि अगर बंटवारा नामा पे आपकी बहन सहमति दे दे, बंटवारा नामा जो बनता है उस पे आपकी बहन सहमति दे दे और वो सहमति पत्र जो बनता है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है, तो अगर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपकी बहन सहमति लिख के दे दे, अपना हस्ताक्षर वहां पे कर दे और हस्ताक्षर करने के उपरांत वो आप मुझे लाके जमा करेंगे, तो फिर उसके आधार पे भी आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से एनओसी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। तो या तो सहमति पत्र आप लगा दीजिए या बहन का एनओसी लगा दीजिए, दोनों कंडीशन आपके पास है। आपको जो सही लगता है वो चीज उपलब्ध करवाइएगा, तब आपके बहन का नाम वहां से हटेगा, अन्यथा की स्थिति में बहन का नाम भी दर्ज रहेगा खतियान में। तो ये चीज हो गया। तो खतियानी जमीन के केस में मैंने बता दिया कि खतियानी जमीन अगर है तो वहां पे खतियानी जमीन लिखिए और उसको प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके आधार पे आपका काम होगा। बहुत सारा ऐसी जमीन होगी जिसका केवाला आपके नाम पे होगा या आपके पूर्वजों के नाम पे केवाला होगा।
तो अगर आपके पूर्वजों के नाम पे केवाला है तो वैसी स्थिति में आपको केवाला वाली जमीन है तो वहां पर आधार में आप लिखिएगा, भूमि का जो आधार पूछ रहा है वहां पर आप लिखिएगा केवाला से प्राप्त भूमि। और अगर वही केवाला आपके पूर्वजों के द्वारा क्रय किया गया है या खरीदा गया है, जमीन आपके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई है और उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया है, तो आप वहां पर लिखिएगा पूर्वजों के द्वारा क्रय से प्राप्त भूमि। इससे यह साबित हो जाएगा कि आपके पूर्वजों ने वो जमीन खरीदी है और वर्तमान में आप उसको जोत आबाद कर रहे हैं, आपकी पूर्वजों की मृत्यु हो गई है। तो पूर्वजों के नाम से अगर कोई भी जमीन है तो वैसी कंडीशन में आपको वंशावली लगाना हर हाल में जरूरी है, वैसे कंडीशन में आपको वंशावली लगाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी जमीन आप लोग सुनते होंगे कि सरकारी जमीन पे गांव के कुछ लोग बस जाते हैं, सरकारी जमीन पे गांव के कुछ लोग बस जाते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं होने के कारण सरकारी जमीन कहीं पे खोज ली और वहां पे बसे हुए हैं, या तो वो अपने पूर्वजों के जमाने से ही बसे हुए हैं या हाल फिलहाल में बसे हुए हैं। तो सरकारी जमीन के केस में आप लोगों को एक चीज हम बता दें कि कोई भी सरकारी जमीन जो बिहार सरकार के नाम से उसका खतियान दर्ज है और उस पे आपका दखल कब्जा है, तो वैसी स्थिति में खतियान कभी भी आपके नाम पर दर्ज नहीं होगा, आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा। खतियान अगर बिहार सरकार के नाम से दर्ज है तो वैसी स्थिति में अभी वाला नया खतियान भी बिहार सरकार के नाम से ही दर्ज होगा। लेकिन उसमें एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है सर्वे के क्रम में कि अगर उस बिहार सरकार की जमीन की बंदोबस्ती अगर आपके नाम से या आपके पूर्वजों के नाम से की गई है, बंदोबस्ती पर्चा आपको प्राप्त है, तो वैसी स्थिति में आपका नाम उस खतियान में दर्ज हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को बंदोबस्ती करवानी पड़ेगी। बंदोबस्ती अगर आपको पूर्व से की गई है तो बंदोबस्ती करने के लिए आपको एक बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया जाता है अंचल से। तो अगर आपके पास वो बंदोबस्ती पर्चा है तो बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर आप उस जमीन पे दावा कर रहे हैं तो आप जमीन के भूमि पे दावा का आधार में लिखिएगा कि बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त भूमि। तो वैसे सारे लोग जो बिहार सरकार पे बसे हुए हैं, जिनका घर बिहार सरकार पे बसा हुआ है, उन लोगों से एक अपील हम करना चाहेंगे कि अगर आपके नाम से उसकी बंदोबस्ती हो गई है तब तो आप सुनिश्चित रहें, आपके नाम से खतियान बनने का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर बंदोबस्ती आपके नाम से नहीं हुई है, आप सिर्फ दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, तो सारे लोग अपने अंचल के अंचलाधिकारी महोदय जो भी हैं उनको एक आवेदन लिख के दे दीजिए कि इस जमीन पे पूर्वजों के जमाने से ही हम लोग घर बना के रह रहे हैं, हम लोगों के पास इसके अलावा कोई और जमीन नहीं है, भूमिहीन किसान है, तो आप इस जमीन का बंदोबस्त मेरे नाम पर या मेरे पिताजी के नाम पर जो भी हैं उसके नाम पे कर दी जाए ताकि सर्वे के काम में इस पे मेरा दावा बन सके। तो अगर आपको उस आवेदन के आधार पर बंदोबस्ती पर्चा निर्गत हो जाता है तो बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर आपका खतियान बनाने का प्रोसेस हो जाएगा। और अगर बंदोबस्ती पर्चा आपके पास नहीं है तो वो यथावत बिहार सरकार के नाम पे ही रहेगा, वो आपके नाम पे खतियान नहीं बनेगा। तो सारे लोग बंदोबस्ती पर्चा जिनके पास नहीं है वो सारे लोग एक आवेदन अंचलाधिकारी को दे दीजिए और वैसी जमीन जो बिहार सरकार की और आप रह रहे हैं उसका बंदोबस्त करवा लीजिए। कुछ जमीन आप लोग सुनते होंगे कि जमीन जो है वो रैयती जमीन थी, किसी जमींदार की जमीन थी, और जमींदार अपने घर पे काम करने वाले जो जौन मजदूर होते हैं, जो उसका खेती बाड़ी करते हैं, जो घर बार देखते हैं, वैसे लोगों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बसने के लिए दे देते हैं। आमतौर पे पुराने जमाने में आप लोग देखते होंगे कि जमींदारों के द्वारा बहुत सारे लोगों को बसाया गया है अपने जमीन पे, लेकिन खतियान आज हम जब देखेंगे तो वो खतियान आज भी उसी जमींदार के नाम पे दर्ज है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें एक रैयत अपनी जमीन किसी दूसरे रैयत को दे दिया हो बसने के लिए, रहने के लिए, तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है, वो कहलाता है वास्कित पर्चा। तो अगर आपके पास वास्कित पर्चा बना हुआ है, वास्कित पर्चा आपको प्राप्त है, तो उस वास्कित पर्चा के आधार पे भी सर्वे का काम होगा और भूमि पर दावा के आधार में आप लिखिएगा वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि, वास्कित पर्चा से प्राप्त भूमि। तो ये आपको वास्कित पर्चा के आधार पे भी नया सर्वे हो जाएगा। उसके बाद एक और पर्चा आता है जिसको भूदान का पर्चा बोलते हैं। जो आपके गांव के भूमिहीन किसान हैं, वो भूमिहीन किसान को भूदान कमेटी की तरफ से जमीन बसने के लिए, रहने के लिए दिया जाता है। तो भूदान कमेटी जब भी जमीन देती है तो भूदान का एक पर्चा देती है, उस पर्चा के आधार पे आपका सर्वे का काम होगा। अगर आपके पास भूदान का पर्चा है तो आप वो भी जमा करेंगे और भूमि पे दावा का आधार में आप वहां पर लिखिएगा भूदान पर्चा से प्राप्त भूमि। उसके बाद आप लोग सुनते होंगे पुराने जमाने में बहुत सारे जमींदार लोग थे जिनके पास
जमीन बहुत ज्यादा थी, जमीन की कोई लिमिट नहीं थी। 500 बीघा, 600 बीघा, 1000 बीघा, ऐसे ऐसे जमींदार हुआ करते थे जिनके पास इतनी जमीन हुआ करती थी। तो वैसे लोगों के लिए सरकार 1972 में एक रूल लाया था जिसको सीलिंग एक्ट बोलते हैं। सुने होंगे आप लोगों के गांव में कि सीलिंग आया था, सीलिंग का नियम आया था। सीलिंग एक्ट जो है वो हिंदी में भू हदबंदी कानून कहलाती है। भू हदबंदी में एक लिमिट सेट कर दिया गया कि किसी जमींदार के पास या किसी भूधारी के पास जमीन को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया कि इस कैटेगरी की इतनी जमीन ही एक भूधारी रख सकते हैं। जैसे घरारी की किसी के पास जमीन है तो घरारी की जमीन में फिक्स कर दिया गया कि आप इतना लिमिट में ही जमीन रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा घरारी की जमीन अगर आपके पास है तो फिर वो सरकार आपसे ले लेगी। तो वैसे ही खेती वाली जमीन में भी एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो वो आपकी होगी, और अगर उस लिमिट से ज्यादा उस जमीन आपके पास है तो आपसे सरकार वो ले लेगी। भू हदबंदी एक्ट के तहत वो आपसे छीन लेगी। तो वो रूल आया था 1972 में और भू हदबंदी हुआ। बहुत सारे जमींदार लोगों की जमीन भू हदबंदी कानून में चली गई, सरकार उसको अपने अंडर में ले लिया। और सरकार कोई भी जमीन जब लेती है तो अपने पास रखती नहीं है, उस पे या तो कोई योजना शुरू हो जाता है, सरकारी भवन बन जाता है, या फिर आम रैयतों के बीच में उसका वितरण कर दिया जाता है और उससे सरकार को टैक्स मिलता रहता है। सरकार अगर अपने पास रखेगी तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। सरकार की जमीन को कोई ना कोई आम किसान जोत कोर के ही खाता है, उसका पैसा, उसका जो लगान है वो सरकार को नहीं मिलेगा। तो सरकार हमेशा अपनी जमीन को किसी न किसी को बंदोबस्त करता है, या तो विभाग को बंदोबस्त कर दे या किसी आम किसान को बंदोबस्त कर दे। तो वैसी स्थिति में भू हदबंदी से भी बहुत लोगों को पर्चा प्राप्त हुआ है। तो अगर वैसे स्थिति में अगर आप लोगों को पर्चा प्राप्त है तो भूमि पे दावा के आधार में आप लिखिएगा भू हदबंदी पर्चा से प्राप्त भूमि, और या फिर आप उसको लिख सकते हैं परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि। दोनों ऑप्शन आता है उसमें, तो आप ये दोनों चीज वहां पर लिख देंगे। लिखने के बाद लास्ट कॉलम जो है वो है अभियुक्ति का कॉलम। अभियुक्ति के कॉलम में वो सारा डिटेल लिखना है जो उस फॉर्म में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको वो जानना या उसकी जानकारी सर्वे कार्यालय को देना जरूरी है। जरूरी समझते हैं कि इसकी जानकारी हम सर्वे कार्यालय को दें। तो वैसा 2-3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन तो ये बनता है कि आपकी जमीन का पेपर आपके नाम से है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग आपके गांव में होंगे जो जमीन का पेपर आपके नाम पर है, लेकिन लाठी के बल पे, ताकत के बल पे आपकी जमीन पे कोई दूसरा कब्जा किए हुआ है। तो वैसा स्थिति में फॉर्म आपको अपना भरना है, अपना प्रमाण उसमें अटैच करना है, और अभियुक्ति कॉलम में उस कब्जेदार का नाम वहां पर दर्ज कर देना है कि बकब्जे फलाना जो भी है आदमी, उस आदमी का नाम वहां पर दर्ज कर दीजिएगा। इससे यह साबित हो जाएगा, ये मुझे समझ में आ जाएगा कि जमीन आपका है, जमीन का पेपर आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे किसी तीसरे व्यक्ति का दखल कब्जा है। जब ये मुझे पता चल जाएगा तो जो तीसरे व्यक्ति का नाम आपने दर्ज किया है उस व्यक्ति से भी हम उस जमीन का प्रमाण मांगेंगे। अगर उसके पास प्रमाण नहीं है तो ऑटोमेटिक वहां से उसका पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा, आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा। और खतियान बनने के उपरांत तो 100% वो जमीन आपकी हो गई। केवाला के आधार पे कोई क्लेम कर सकता है, जवाबंदी के आधार पर कोई क्लेम कर सकता है, लेकिन खतियान को तोड़ने के लिए, खतियान को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का आपको सहारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं तोड़ सकती है, कोई अधिकारी उसको नहीं बदल सकता है। खतियान को बदलने का पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को है, जहां पर आप टाइटल का केस लड़ेंगे। टाइटल का केस लड़ने के बाद अगर आप जीतते हैं तो वो चेंज होगा, अन्यथा की स्थिति में वो खतियान वैसा ही रह जाएगा। तो एक बार अगर आपके नाम से पर्सनल खतियान बन गया तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप उस खतियान के बेस पे पूरा दावा अपना कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोई आपकी जमीन कब्जा किए हुआ है तो अभियुक्ति कॉलम में बकब्जेदार का नाम वहां पर दर्ज कर दीजिए। दूसरा स्थिति ऐसा बनता है कि किसी जमीन पे विवाद है और विवाद बढ़ के कोर्ट केस की शक्ल में चला गया है। विवाद आपका कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ऐसा स्थिति है कि किसी जमीन पे कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो आपको केस कॉपी भी समर्पित करनी पड़ेगी। और अभियुक्ति कॉलम में वहां पर केस नंबर और उसका साल, किस साल में आपने केस किया और केस का क्या नंबर है जिसको वाद संख्या बोलते हैं, वो दर्ज कीजिएगा। किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है,
हो सकता है लोअर कोर्ट में चल रहा हो, या लोअर कोर्ट से वो केस बढ़ के आपका हाई कोर्ट चला गया हो जो पटना में है, या हो सकता है कि वो हाई कोर्ट से भी बढ़ के सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो किस कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस कोर्ट का नाम वहां पर दर्ज कीजिएगा और उसके साथ अपना कोर्ट केस कॉपी लगाइएगा। फॉर्म के साथ कोर्ट केस कॉपी आपको लगाना अनिवार्य होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अभिव्यक्ति कॉलम में वो सारा डिटेल लिखिएगा जो आपका केस चल रहा है, उसका सारा डिटेल वहां पर दर्ज कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आम सभा में आता है इससे रिलेटेड, वो चीज मैं अभी बता दूं आपको कि खतियान और नक्शा में विसंगति पाई जाती है। खतियान आप देखिएगा 5 डिसमिल का, नक्शा आप देखिएगा 50 डिसमिल का। ऐसा भी केस आता है कि खतियान में आपका 5 डिसमिल दर्ज है और नक्शा में आपका 50 डिसमिल दर्ज है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तब भी आप अभियुक्ति कॉलम में वो चीज दर्ज कर दिएगा कि खतियान से रकबा 5 डिसमिल और नक्शा से रकबा 50 डिसमिल। या ऐसा भी इसका उल्टा भी केस हो सकता है कि खतियान में 50 लिखा हुआ है और नक्शा में सिर्फ 5 डिसमिल नक्शा है। तो वैसी स्थिति में भी आप अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर दिएगा कि खतियानी रकबा 50 डिसमिल और नक्शा का रकबा 5 डिसमिल। तो ये सारा डिटेल जो भी फॉर्म में नहीं पूछा गया है लेकिन आपको देना जरूरी है, तो वो सारा डिटेल आपको अभियुक्ति कॉलम में दर्ज कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे में आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर पूछेगा, ये दोनों चीज वहां पे दर्ज कर देना है। तो ये आपका फॉर्म 2 रहा। फॉर्म 2 जमा करने का, भरने का प्रोसेस यही है। सारे लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस पे बहुत सारा वीडियो भी बनाया गया है, आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। नहीं तो कार्यालय में आके भी पूछ सकते हैं, या आपके गांव के जो अमीन हैं उनसे भी संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। आपके गांव में अमीन साहब आएंगे तो आप उनसे मिलकर पूछ लीजिए कि फॉर्म कैसे कैसे भराएगा। उसके बाद फॉर्म 3(1) है। फॉर्म 3(1) भरने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। जो डिटेल आप फॉर्म 2 पे भरे हैं सेम डिटेल आपको फॉर्म 3(1) पे भी भराएगा। फॉर्म 3(1) पे जो पहला पेज होता है वो लिखा रहता है सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल का नाम और आपके जिला का नाम। अंचल आपका बोखरा है तो बोखरा दर्ज कर दीजिए, जिला का नाम सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी दर्ज कर दीजिए, ठीक है। उसके नीचे आपका 3 कॉलम दिया रहता है नाम के लिए। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि उस तीनों कॉलम में किसका नाम दर्ज किया जाएगा। तो वो 3 कॉलम जो है वो स्पेस कम होने की वजह से दिया गया है। अगर कोई एक व्यक्ति के हिस्से में कोई जमीन पड़ी है, आपके पूर्वजों के नाम की जो जमीन थी और आपको अकेले उसमें हिस्सा मिला है, सभी लोगों के बीच में बंटवारा हो गया है, तो वैसी स्थिति में वहां पे सिर्फ एक आदमी का नाम दर्ज किया जाएगा जिनके हिस्से में वो जमीन है। लेकिन ऐसा भी कंडीशन बनता है कि वो जमीन 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई मिलके जोतकोर कर रहे हो, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो जितने भी भाई मिलके वहां पे जोतकोर कर रहे हो वो सारे भाइयों का नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि वहां पे तो 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम के अलावा तो और जगह है नहीं, तो हम लोग बाकी भाइयों का नाम कहां पर दर्ज करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पहला पेज जो है उस पे आप 3 भाई का नाम दर्ज कीजिए और तीसरे भाई के नाम के आगे इत्यादि लगा दीजिए। इत्यादि का मतलब होता है कि इसके आगे भी लोग हैं और भी लोग उसमें हैं। तो पहला 3 नाम लिख के आगे में इत्यादि लगा दीजिए और इत्यादि लिखने के बाद उसी फॉर्म का दूसरा पेज है, उस फॉर्म पे आपको काफी स्पेस दिया गया है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का नाम वहां पर हट जाएगा, 15 लोग हैं तो 15 लोगों का भी नाम वहां पर हट जाएगा। तो जितने भी आदमी हैं वो सारे लोगों का नाम पेज 2, फॉर्म 3(1) का जो पेज 2 है, दूसरा पन्ना है, उस पे आप लोग दर्ज कर दिए। पहला पन्ना पे सिर्फ 3 कॉलम है तो 3 आदमी का नाम लग के वहां पे इत्यादि दर्ज कर दीजिए और दूसरे पन्ना पे आप वहां पर सारा डिटेल दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है तो पिताजी का नाम लिख दीजिए। आपसे आपका गांव का नाम पूछेगा, राजेश ग्राम का नाम का पूछेगा, आपका अंचल कहाँ है वो पूछेगा, जिला कहाँ है वो पूछेगा और आपकी जाति पूछेगी। जाति इसलिए मांगा जा रहा है कि आप लोग जानते होंगे कि जाति का जो डिसीजन होता है वो आपके खतियान से ही डिसाइड होता है। आप जब भी अंचल में जाइएगा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो आपसे आपका पुराना खतियान मांगा जाएगा या फिर आपका वो खाता नंबर मांगा जाएगा जिस खाते नंबर में आपके पूर्वजों का नाम है, और वहां से मिलान किया जाता है कि आपके पूर्वज किस जाति से बिलोंग करते थे, किस जाति से ताल्लुक रखते थे, वो जाति ही आपकी जाति होगी। जाति कभी बदलती नहीं है, जाति जिस जाति से आप हैं वो जाति ही आपकी, जो आपके पूर्वजों की जाति है वही रहेगी। तो इस खतियान में भी जाति दर्ज किया जाएगा। उसके लिए आपकी जो भी जाति है, पूरे बिहार में 254 तरह की जाति आती है, उस 254 में
जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति का नाम वहां पर दर्ज कीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप लोग देखते होंगे कि कॉलम आता है कि परपत्र 2 या पंजी 2 जो बोलते हैं हम लोग में, पंजी 2 में आपका जमाबंदी जो है वो किनके नाम से कायम है। अगर आपकी खतियानी जमीन है तो खतियानी जमीन का जमाबंदी किनके नाम से कायम है। हो सकता है या तो आपके पूर्वजों के नाम से कायम हो या फिर वर्तमान में आप लोग बंटवारा करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिए हो जमाबंदी, तो आप लोगों के नाम पे है। तो पंजी 2 में किसके नाम पे जमाबंदी कायम है, वो जमाबंदी कर्ता का नाम वहां पर दर्ज होगा। जमाबंदी संख्या कितना है आपका, वो जमाबंदी संख्या दर्ज होगा। और फिर उसके नीचे आपका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी दर्ज होगी। और उसके नीचे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद सेकंड पन्ने पे चले आइए। सेकंड पन्ना पे जो जमीन आपको हिस्से में मिली है उस जमीन का आपको डिटेल लिखना है। पहला कॉलम जो है उसमें रैयत का नाम है। उस रैयत में आपका अगर एक आदमी उस जमीन को जोत रहे हैं तो एक आदमी का नाम लिखाएगा। अगर सामलात जोत रहे हैं तो सामलात में जितने भी लोग हैं सब लोगों का नाम रैयत के नाम में लिख देना है। सेकंड कॉलम जो है वो पिता का नाम है तो अपने पिता का नाम लिख दीजिए। तीसरा कॉलम अस्थाई पता है, जहां आपका घर है, जिस गांव में आप घर बना के रह रहे हो वो अस्थाई पता आप वहां पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद जमीन का ब्यौरा आता है, आपका खाता संख्या, आपका खेसरा संख्या, आपकी रकबा, आपका रकबा और आपकी चौहद्दी, ये क्या है वो चीज वहां पर दर्ज करना है। और जमाबंदी जिनके भी नाम से कायम है उसकी जमाबंदी संख्या कितनी है ये चीज वहां पर दर्ज करना है। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी जमीन है, चाहे कितने भी खाता की जमीन हो सकता है एक खाते में भी आपकी जमीन हो और 10 खाते में भी आपकी जमीन हो, तो वैसा जितना भी जमीन है वो सारा उस पेज पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपको उस पे साइन करना है। साइन करने के बाद नीचे अपना पूरा पता दर्ज करना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा फॉर्म 2 और 3(1) भरने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और समझ के सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर के, फॉर्म भरने का जो समय सीमा है इससे पूर्व भी आप लोगों को बताया गया था कि ये समय सीमा आपको 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 20 अगस्त यानी कि पिछला महीना जो था उसके 20 तारीख से शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ले जाके आपके गांव से ही, आपके समाज से जमा भी किए हैं। जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों के पास अभी समय है। ये समय 30 सितंबर का दिया हुआ है विभाग की तरफ से कि 30 सितंबर तक आपका फॉर्म लेने का समय है। और ये फॉर्म लेने का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि इसको ऑनलाइन करना पड़ता है हम लोगों को। तो अगर एक बार ऑनलाइन विंडो बंद हो गई तो फिर वो आपका ऑनलाइन काम नहीं हो पाएगा। तो अभी आप लोगों के पास लगभग हम समझते हैं 25 दिन और है। आज 5 तारीख हो गया, 25 दिन और है। इस 25 दिन में आप लोग सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर के जो भी पेपर है वो पेपर सुरक्षित करके उसके साथ लगाकर कार्यालय में, शिविर कार्यालय में लाके जमा कर दें। या फिर आपके गांव में जिस दिन अमीन साहब आएंगे तो आप अपने अमीन को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, वो फॉर्म उनको दे सकते हैं। और फॉर्म देने के बाद आप लोग हर हाल में उसका रिसीविंग ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी जमा करेंगे, चाहे आप अमीन के पास जमा कर रहे हैं या शिविर कार्यालय में जमा कर रहे हैं, सर्वे ऑफिस में जमा कर रहे हैं, हर जगह आप उसका रिसीविंग हर हाल में लीजिएगा। रिसीविंग नहीं लीजिएगा तो हो सकता है आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो आप लोग रिसीविंग कॉपी भी एक लेके आइएगा, उस पर साइन करवा के रिसीविंग ले लीजिएगा। तो ये प्रोसेस आपको फॉर्म भरने का हो गया। 30 सितंबर तक हर हाल में आप लोग सारे लोग फॉर्म भर दीजिए। 30 तारीख के बाद आपके गांव का काम शुरू होगा और गांव के काम में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जमीन का सत्यापन। जो आपका भूमि है, जो आपके गांव में जमीन है, उसका सत्यापन करवाना। तो उसका सत्यापन हम लोग करते हैं। जो हम लोगों के पास नक्शा बन के आया हुआ है उस नक्शा का मिलान आपके स्थल से हम लोग करते हैं कि जो नक्शा हम लोगों के पास बना हुआ है वैसा ही स्थल पे हूबहू है या नहीं है। अगर उसमें कोई चेंजिंग पाई जाती है, कोई बदलाव पाया जाता है तो नक्शा में हम लोग सुधार करते हैं और सुधार करने के बाद उसको ऑनलाइन सुधार करवाते हैं, जिसको डिजिटलाइज नक्शा आप लोग सुनते होंगे कि डिजिटलाइज नक्शा बनता है। तो वैसा ही डिजिटल नक्शा हम लोग बनवाते हैं सुधार करके। आपके प्लॉट पे अमीन साहब गए, प्लॉट का शेप क्या, आपके प्लॉट पे अमीन जाएंगे और प्लॉट पे जाने के बाद जो नक्शा हम लोगों को मिला हुआ है उस नक्शा का मिलान आपके प्लॉट से करेंगे। आप बता रहे हैं कि मेरी जमीन 4 डिसमिल है, वो एरिया स्टेटमेंट हम लोगों के पास बन के आया हुआ रहता है। जो नक्शा का रकबा है वो भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहता है। आपके प्लॉट का नक्शा से हम लोग मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद उसका रकबा का मिलान करेंगे। रकबा का मिलान करने के बाद अगर वो बिल्कुल सही बना हुआ है, जो आप बता रहे हैं, जो आपका पेपर है जमीन का, वो पेपर सही बता रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि 4 डिसमिल आपका जमीन
बता रहा है आपके पेपर आपके पास जो पेपर है वो भी 4 डिसमिल का है, और करने के क्रम में आपका प्लॉट हम 4 डिसमिल का ही पाए। 4 डिसमिल उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो यथावत रह जाएगा, उसमें कोई सुधार नहीं। जो प्लॉट है वो आपको प्लॉट मिल रहा है, उसमें अगर किसी हम प्लॉट पे गए और प्लॉट पे जाने के बाद पेपर भी 4 डिसमिल है, लेकिन मेरे नक्शा में वो 3 डिसमिल का आया हुआ, जो रकबा हम लोगों को मिला हुआ है वो 3 डिसमिल का मिला हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोग आपके जो चौहदीदार हैं उस चौहदीदार का नक्शा चेक करते हैं, और नक्शा चेक करने के बाद उनका रकबा मिला हो रहा है, तो वैसी स्थिति में कोई ना कोई आपका जमीन दखल कब्जा किए हुआ होगा आपके चौहदीदार ही। तो अगर तो वैसी स्थिति में हम लोग आपके चौहदीदार का करने के बाद अगर वो आपकी जमीन का कुछ दखल कब्जा किए हुआ है, कुछ भी एरिया, ठीक है, आपका नक्शा सुधार करते हैं, और सुधार करने के बाद फिर नया नक्शा बनता है, और नक्शा बनने के बाद फिर आपका आगे का जो भी खतियान बनाने का प्रक्रम है वो चलता है। ठीक है, तो वो सारे गांव का इस तरह से होगा, और सारे गांव का होने के उपरांत एक नया नक्शा बनेगा जिसको डिजिटलाइज नक्शा बोलते हैं। वो नक्शा बनने के बाद फिर आप लोगों का काम शुरू होता है खतियान बनने का। पहला काम होता है नक्शा का मिलान, नक्शा का सुधार, और नक्शा का सुधार जैसे ही हो गया तो नक्शा के सुधार होने के बाद आपका जमीन का जो भी जमीन है आपके गांव में उसका मालिकाना हक तय करने का समय आता है, और वो मालिकाना हक तय आपके खतियान से होता है। तो वैसी स्थिति में आपसे हम आपका जमीन का पेपर मांगते हैं। जो पेपर आप अभी मेरे पास जमा करेंगे, जो फोटोकॉपी जमा किए रहेंगे फॉर्म के साथ, उसका ओरिजिनल कॉपी आपसे हम मांगेंगे, और ओरिजिनल कॉपी मांगने के बाद उसका मिलान किया जाएगा आपके ओरिजिनल से। अगर वो सही पाया जाएगा, आपका दखल भी शांतिपूर्ण है, आपका कब्जा भी है उस जमीन पर, और आपका पेपर भी उस जमीन का है, तो आपके नाम से खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। वो खतियान बनाने के प्रोसेस में एक पंजी का इस्तेमाल होता है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं। उस पे आपका सारा डिटेल दर्ज किया जाएगा, आपको जमीन कैसे प्राप्त हुई, ये पूर्व में किसकी जमीन थी, उससे आपका क्या रिलेशन है, वो सारा उस पे दर्ज किया जाता है, और दर्ज करने के उपरांत आपका उस पे हस्ताक्षर लिया जाता है। सारे लोग ये चीज एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि जब खाना पूरी की प्रोसेस शुरू होगी, एक पंजी बनती है जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं, उस पंजी बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। उस प्रोसेस को हम लोग खाना पूरी की प्रक्रिया बोलते हैं। तो खाना पूरी की प्रक्रिया जब भी शुरू होगी, आपको आपके जमीन का पेपर लेके बुलाया जाएगा कि ओरिजिनल पेपर आप लेके आइए, उसकी जांच होगी और सत्यापित करके आपका नाम दर्ज किया जाएगा। तो जैसे ही आपका पेपर सत्यापित हो जाता है, सत्यापित होने के बाद आपके नाम पर वो जमीन दर्ज कर दी जाती है रजिस्टर में, तो आप याद से अपना साइन उस रजिस्टर पे कर दीजिएगा। वो साइन करने से ये साबित हो गया कि आपके पेपर का सत्यापन आपके स्तर से करवा दिया गया है। अगर आप साइन छोड़ देंगे तो साइन छूटने का मतलब ये है कि आपके पेपर का सत्यापन, आपका जो प्रमाण है उसका सत्यापन आपके स्तर से नहीं करवाया गया है, वो जेरॉक्स कॉपी के आधार पे ही काम अभी चल रहा है। तो जब तक आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तब तक उस पर संशय की स्थिति बनी रहेगी, और संशय की स्थिति जब बनती है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो आप लोग जब भी सत्यापन करवाएंगे, ओरिजिनल पेपर का चेक करवाएंगे, तो चेक करवाने के बाद अमीन साहब को बोलिएगा कि आप मेरा हस्ताक्षर उस पंजी पे ले लीजिए, और हस्ताक्षर जैसे ही आप कर दिए तो फिर वहां से आपका काम खत्म हो जाता है। फिर कार्यालय स्तर का काम चलता है, उसकी जांच होती है, जांच होने के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो आपके नाम से खतियान का पर्चा बनता है। खतियान जो बनता है, खतियान फाइनल बनने से पहले 3 बार उसका पर्चा बनता है। वो पर्चा इसलिए बनता है कि आप उसको देख के ये सुनिश्चित हो लें कि जो खतियान का पर्चा बना है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं खतियान बनाने का, वो बिल्कुल सही बना हुआ है या नहीं। आपके नाम में, आपके पिताजी में के नाम में, आपकी जाति में, या आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या फिर आपका खाता खेसरा जो भी है, वो टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ गलती हो गई है, वो देख के आप सुनिश्चित हो लें कि ये बिल्कुल सही है या नहीं।
तो वो जांच करने के लिए 3 बार पर्चा बनता है और तीनों बार वो पर्चा आम ग्रामीणों को, आम रैयतों को, आम किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। आप लोग वहां से देख के संतुष्ट हो लेंगे। 100% अगर संतुष्ट हो लेते हैं, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी, तब जाके तीसरे चरण में फाइनल खतियान का प्रकाशन होता है। खतियान तब बनता है, खतियान अभी नहीं बन रहा है, अभी खतियान का रफ कॉपी बनेगा। 3 बार आप लोगों को रफ कॉपी मिलेगी, चौथी बार में उसका जाके खतियान फाइनल बनेगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख के सत्यापित हो सकते हैं। तो पहला चरण जो है वो खतियान बनाने का है कि जैसे ही आप पर्चा अपने रजिस्टर पे साइन कर दिए, साइन करने के बाद उसका जांच पड़ताल होता है। जांच पड़ताल होने के बाद फिर उस पे ऑनलाइन अपलोडिंग चलती है। ऑनलाइन अपलोडिंग के बाद उसका पर्चा निर्गत होता है और पर्चा निर्गत होने के बाद आपके गांव में, आपके समाज में ऐसे ही आम सभा लगाकर आम ग्रामीणों के बीच उसका वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। जिनके नाम से खतियान बनेगा वो सारे लोगों के नाम पर उसका वितरण किया जाएगा। पर्चा आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग पर्चा देख के सुनिश्चित हो लें कि ये जो पर्चा बना है, जो खतियान का पर्चा बना है, ये बिल्कुल सही बना है या नहीं बना। तो वो देख के आप सुनिश्चित हो लेंगे। सुनिश्चित होने के बाद अगर वो सही रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 99% चांस है कि वो सही रहेगा। 1% विसंगति होने का चांस बनता है, गलती होने का चांस बनता है। मनुष्य से भी गलती होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो 1% चांस ऐसा बनता है कि उसमें गलती हो सके। तो अगर वैसी कोई गलती है या कोई छूट गए हैं तो उन लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, 3 बार चांस दिया जाएगा सुधार का। तो 3 बार सुधार का ऑप्शन दिया जाता है। पहला सुधार का जो चांस दिया जाता है वो 15 दिन का दिया जाता है। दूसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 30 दिन का दिया जाता है और तीसरा सुधार का जो ऑप्शन दिया जाता है वो 90 दिन का दिया जाता है। पहला 15 दिन, दूसरा 30 दिन यानी कि 1 महीना और तीसरा 90 दिन यानी कि 3 महीना। इस तीनों मौका का फायदा उठाकर अगर किन्हीं का कुछ गलती हो गया होगा, पर्चा में कुछ छूट गया होगा, तो वो सारे लोग इस तीनों का फायदा उठाकर उस खतियान में सुधार करवा सकते हैं। अगर इस तीनों का फायदा नहीं उठा पाए, इस तीनों चांस का फायदा नहीं उठा पाए और अभी जो सर्वे का प्रोग्राम चल रहा है इसमें भी आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो वैसी स्थिति में फिर आपके नाम पे खतियान जो फाइनल बन के आ जाएगा, तब आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा उसमें सुधार करवाने के लिए। उसके अलावा कोई जगह ऐसा नहीं है जहां से वो सुधार हो जाए। तो आप लोगों से हम लास्टली यही अपील करेंगे कि सारे लोग ये जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है इसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, किसी के भरोसे नहीं बैठे। बहुत सारे लोग आपके समाज में, अब जब कोई काम शुरू होता है, खास करके ये जमीन के मामले में हम बता दें कि जमीन का जब भी सर्वे कहीं भी शुरू होता है तो आपके ही समाज के कुछ लोग दलाल बन के खड़े हो जाते हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि लाइए ना, हम आपका काम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, मेरी पहचान सर से है, ठीक है। तो वैसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, किसी भी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको जो भी काम है, जैसा भी मामला है, या तो आपके गांव के जो अमीन हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो परेशानी है उनको बताइए। अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि आपकी परेशानी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी हमको संपर्क कर सकते हैं। शिविर कार्यालय में आपके हमसे मिल सकते हैं, नहीं तो हम गांव भी ऐसे विजिट करते रहेंगे। गांव में कभी हमसे मुलाकात आपकी हो तो आप अपना परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना निवारण हमसे ले सकते हैं। लेकिन सर्वे कर्मी के अलावा जो सर्वे डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, इसके अलावा किसी भी आदमी के चंगुल में ना तो आप लोग फंसेंगे, ना ही उसके बहकावे में आएंगे। कोई भी ऐसा आदमी अगर आपके पास आता है कि लाइए मैं काम करवा दे रहा हूं आपका, तो आप इसकी सूचना तुरंत आपके गांव के जो अमीन हैं या आपके गांव के जो कानूनगो हैं उनको सूचना दीजिए और वैसे लोगों की सूचना के आधार पर हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर गलत कोई कर रहा है तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। तो आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना काम डायरेक्ट सर्वे ऑफिस से करवाए, आपको किसी तीसरे के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग पूर्ण रूप से जगे रहें, सहभागिता अपनी दिखाएं सर्वे के कार्यक्रम में। आपको जो भी परेशानी दिक्कत हो रही है आप हमसे सहयोग मांगे, हम पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमेशा आपको हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा, नेगेटिव रिस्पांस कभी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है, अच्छे तरीके से समझे होंगे। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट रह गया हो तो एक एक करके हमसे, अभी आपको हम 10 से 15 मिनट का समय देंगे, एक एक करके हमसे आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।